डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। 12 साल पहले पटना शहर को छोड़कर मैं अलीगढ़ में आया था और यहाँ एक फैक्ट्री में मुझे काम मिल गया, जिसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करने लगा और माँ बाप को भी यहीं पर बुला लिया। अब यहाँ घर खरीद लिया था तो मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई। काम अच्छा है, घर खरीद लिया है तो अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी और अब तो मेरे 2 बहुत ही अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन अब कुछ रुपयों की ज़रूरत थी तो मेरे पिता ने कह दिया, पटना वाला घर हम बेच देते हैं, वैसे भी टूटा फूटा सा है, वहाँ हम जाते नहीं हैं और खर्च बढ़ता है, उसे बेच देंगे तो कुछ रुपए हमें मिल भी जाएंगे। पिछले 6 महीने से वहाँ पर मैं बहुत बार जा चुका था। कई बार प्रॉपर्टी डीलर ऐसे लोगों से मुझे मिलवाते जो घर खरीदना चाहते लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ते में। 6 महीने से मैं बार बार पटना जा रहा था और बहुत ज़्यादा ऊब चुका था। कुछ छुट्टियां मिलती थी वो मैं ऐसे सफ़र में बर्बाद कर दिया करता था। इस बार वो घर की बात फाइनल हो गई। अब सीधा रजिस्ट्री का काम होना था और मेरे अकाउंट में सारे रुपए आ जाते। आखिरी बार पटना जाने का मौका मिला था मुझे। मैंने अपनी बीवी को समझा दिया, 1 से 2 दिन लगेंगे, वहां से मैं जल्दी वो काम करवा के सीधा वापस आ जाऊंगा। आखिरी बार कुछ पुराने दोस्तों से मिल भी लूंगा, दोबारा तो पटना जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह मैंने वो बस बुक करवा ली थी। दिल्ली से पटना की वो बस जो सीधी जाती है, बड़ी जल्दी वहां पर पहुंचा देती है, फिर भी लगभग 17 से 18 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। ये बस में मुझे बैठने का मौका अलीगढ़ बाईपास से मिलता और वहां जाने के लिए मैंने अपने दोस्त से कहा। वक्त रात के 11:20 का हो गया था। अगले 15 से 20 मिनट में वो बस आने वाली थी और मेरे उस दोस्त को भी काफ़ी काम था। मेरे पास एक छोटा सा बैग था। मैंने उसे कह दिया, मुझे यहीं पर उतार देना यार, बस पीछे भी रुकेगी। और मैंने फ़ोन पर बात की थी, उन्होंने कहा था बस यहाँ पर भी रुकेगी तो यहाँ से मैं उस बस में चढ़ जाऊँगा, तुम जा सकते हो। अकेले उस जगह मैं खड़ा था। काफ़ी वीरान और सुनसान सी जगह थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मन थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था, ऐसा ना हो कि मेरे साथ यहाँ पर कोई हादसा हो जाए। लेकिन मैंने देखा 5 ही मिनट में वहाँ पर एक बस आई। वो बस डिप्पर मार रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे लिए ही वो बार बार डिप्पर मार रहे हों। तो मैं जल्दी से उस बस पर चढ़ गया। देखने में मुझे बस काफ़ी अजीब सी लग रही थी क्योंकि मैंने उस बस की पहचान नहीं की थी। कभी मैं दिन के वक्त किसी बस से जाता हूँ तो कभी मैं अलग अलग बस स्टैंड से होकर गुजरता हूँ। सीधी अलीगढ़ से पटना की बस में एक बार ही बैठा था मैं। इस बस के अंदर मैं चढ़ा और मैं सबसे पहले बस के कंडक्टर से मिलना चाहता था। मैं अपनी टिकट उसे दिखाना चाहता था ताकि कोई भी गलत फहमी ना हो। लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त ही वो बस चल पड़ी। ध्यान से मैं उस बस को देख तक नहीं पाया। कंडक्टर पीछे बैठा हुआ। मैंने जल्दी से उसके पास जाकर कहा, देखिए टिकट, ये दिल्ली से पटना जाने वाली बस ही है ना? आपने तो जल्दी से चला ली। मैं अच्छे से पूछ भी नहीं पाया, आगे बोर्ड भी नहीं लगा था। कंडक्टर मुझे कहने लगा, हाँ ये वही बस है और टिकट देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। देखो पीछे कई सीट खाली है, आराम से बैठ जाओ, AC बस है, मज़े से जाएंगे। उसकी बातों ने मेरे मन में संतुष्टि भर दी थी। बड़ा अच्छा कंडक्टर है। जेब में मैंने वो टिकट डाली। मुझे पता था मुझे कौन सी सीट पर बैठना है, लेकिन यहाँ 5 सीट खाली थी और कंडक्टर ने कह दिया था और कोई भी सवारी अब इस बस पर चढ़ने वाली नहीं है। जहाँ सीट पसंद आती है वहाँ तुम बैठ सकते हो, बाकी जो पसंदीदा सीट होगी तुम बता देना। ऊपर मैंने सामान टिकाया और मैं देखने लगा आखिर मैं कहाँ पर बैठूं। जो 2 सीट खाली थी ना, एक सीट पर वो लड़कियां बैठी हुई
एक जगह खाली। लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा झिझकता था मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसीलिए मुझे लगा वहां बैठूंगा, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए तो किसी आदमी के साथ ही बैठूंगा। पीछे वाली साइड मैंने बैठे हुए एक आदमी को देखा जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था, लेकिन गर्मियों के मौसम में इस बस में भी ज़्यादा एसी की ठंडक नहीं थी। कंबल तो उसने ऐसे ओढ़ा हुआ था जैसे उसे सर्दी लगी हो। मुझे लगा उसके पास जाकर बैठना चाहिए, तो जल्दी में मैं उस सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बाद अब रात का समय था। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद सी आने लगी। थोड़ी थोड़ी आंखें बंद सी हो रही थी और मुझे लगा कुछ 4-5 घंटे का सफ़र तो मैं इस तरह सोकर ही गुजार सकता हूँ। उसके बाद लगता है कल भी कोई 8-10 घंटे ये बस चलेगी, फिर मैं पटना तक आराम से पहुँच जाऊँगा। अब मैं आपको अपने स्वभाव के बारे में भी बताता हूँ। मुझे मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी किसी बात को सीरियस नहीं लेता। मेरे दोस्त कुछ इससे चिढ़ते भी हैं, कुछ मेरी तारीफ भी करते हैं कि कोई मुझे कुछ गलत कह भी दे, मैं उसे मजाक में लेता हूँ, ज़्यादा दिल पर नहीं लेता और हंसकर बातों को उड़ा देता हूँ। लेकिन जब मैं मजाक करता हूँ तो दूसरों को चिढ़ाता भी बहुत हूँ। इसी तरह इस सीट पर बैठे हुए मैंने उस कंबल वाले आदमी से भी ऐसा ही मजाक किया था। मैंने कहा, ठंड बड़ी ज़्यादा लग रही है, मुझे भी जैकेट लेकर आनी चाहिए थी और इसी के साथ मुझे स्वेटर पहन कर आना चाहिए था। ऐसी ठंड में मुझे हाइपोथर्मिया ना हो जाए। उस आदमी ने अपना सर कंबल से बाहर निकाला। मुझे लगा मेरा मजाक उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना, क्योंकि कई बार ज़बान से शब्द निकल जाते हैं। बाद में मुझे एहसास होता है, अरे यार मैंने लिमिट क्रॉस तो नहीं की। यहाँ भी मुझे ऐसा ही लगा, कहीं मैंने इसके साथ कोई ऐसा मजाक तो नहीं किया जो इसे बुरा लगा हो। वो आदमी की उम्र कोई 45 साल होगी। जैसे ही कंबल से उसने सर निकाला, मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ठंड लग रही है तो कंबल तुम भी ओढ़ लो, एक ही कंबल के बीच दोनों आ जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आओ आओ, कंबल के अंदर ही आ जाओ। मैं अब समझ चुका था वो भी मजाक कर रहा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर कंबल के अंदर आपने मेरे साथ कोई छेड़खानी की फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और मेरी बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। हम दोनों हंसे। इसके बाद वो अपने बारे में कुछ बताने लगा और मैं भी अपने बारे में बताने लगा। किसी अनजान से ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता था, लेकिन मैं इतनी बातें ज़रूर बताता था जो बताई जा सकती हैं कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, पटना जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी पटना जा रहा हूँ। इस तरह कुछ मजाक हुआ, कुछ काम की बातें हुई और लगभग 5 मिनट बातें करने के बाद मैंने कहा, अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो ऐसा करते हैं आप भी सो जाइए, आप आराम कर रहे थे, तो जब सुबह होगी इस बस में फिर बातें करेंगे। अब सफ़र काफ़ी लंबा है, एक साथ बैठ कर जाएंगे। वो काफ़ी खुश था, कह रहा, मैं अकेला था, कोई बात करने के लिए आया नहीं, साथ में बैठा नहीं, अब तुम आए हो तो दिल लगा रहेगा। ठीक है, सो जाओ। उसने ऐसा कहा तो मैंने आंखें बंद की, अपनी बाजुओं को समेटा। मैं इसी तरह बैठकर सोया करता था। आंखें बस थोड़ी देर के लिए बंद की थी, आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हुई थी। मेरे कान के पास से आवाज़ आई, सो गए क्या? यह आवाज़ ने मुझे जैसे हड़बड़ी में डाल दिया। उठा मैं, आंखें खोली, देखा वो कंबल वाला आदमी मेरे कान के पास था। मैं एक झटके से थोड़ा पीछे हुआ। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, बस पूछना चाहता था, सो गए क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी सोया नहीं, यानी कि नींद तो आई हुई है, शायद मैं अभी सो जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं बस यही जानना चाहता था, नींद तो आ गई ना? अगर नहीं आ रही तो कुछ दूं? मेरे पास काफ़ी तरह की दवाइयाँ हैं। उसकी दवाइयों वाली बात ने थोड़ा सा मुझे चकरा दिया। किसी अनजान से कोई ऐसी चीज़ लेकर खानी नहीं चाहिए। मैंने मना कर दिया, जी नहीं, दवाई मेरे पास है, नींद मुझे आती है, कोई बीमारी नहीं है, सो जाऊंगा अभी 5 मिनट में। फिर से मैंने आंखें बंद की। 1 मिनट हुआ होगा, मेरे कान के पास से आवाज़ आई, सो गए क्या? ये आवाज़ ने फिर से मुझे डरा दिया, बहुत चक्का सा हो गया। अगर आप सोए हुए हों, कान में भारी आवाज़ ऐसी आए तो आप हड़बड़ी में उठेंगे ना। फिर से मैं हड़बड़ी में उठा। वो मेरे कान के बहुत ज़्यादा करीब था, मुस्कुरा कर कह रहा,
बस जानना चाहता था नींद तो आ गई ना। इस बार मैं थोड़ा सा गुस्से में था। मैंने उसको कहा, अरे भाई साहब, सोने दोगे तभी नींद आएगी ना। आप तो 1 मिनट में कान में कुछ ना कुछ बोल रहे हो। ऐसे आप चुप रहोगे फिर मैं सोऊंगा। शोर में सोने की आदत नहीं है मुझे। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो बताइए। उसने कहा, नहीं नहीं, आप सो जाइए। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बस मैं जानना चाहता था आप सो गए या नहीं। उसके बाद मुझे उस आदमी पर थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा। क्यों परेशान कर रहा है? जानना चाहता है मैं सो गया या नहीं। कहीं कोई चोरू चक्का ना हो, जेब में हाथ डालकर कोई चीज़ ना निकाल ले। इस बार मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया। आंखें बंद करके मैं वहीं पर बैठ गया। जानता था वो दोबारा आवाज़ लगाएगा, पूछेगा कि मैं सो गया या नहीं। मैं आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर मेरे कान में हल्की सी आवाज़ आई, सो गए क्या? आ गई नींद? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मैं हड़बड़ी से उठा। मैं तैयार था इसके लिए। जानना चाहता था आखिर वो आदमी करना क्या चाहता है। फिर से दूसरी बार उसने पूछा, अरे भाई साहब, सो गए क्या? बता भी नहीं रहे। मैं नाटक करने लगा, यानी उसे दिखाना चाहता था कि मैं सो गया। देखूं तो सही करता क्या है। जेब में हाथ तो नहीं डालता, ऐसा कुछ करने की कोशिश तो नहीं करता। चोरी चकारी, यहाँ चोर चकार काफ़ी होते हैं जो इस तरह बस का सफ़र करते हैं। किसी के साथ बैठ जाते हैं और जाते वक्त कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। ध्यान रखना होगा। ऊपर मैंने अपना वो बैग भी रखा हुआ है, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अब उसमें मेरी कुछ अंगूठियाँ भी हैं, कुछ चांदी की, एक सोने की। उसका खास ध्यान रखना था। बीवी हमेशा कहती रहती है कि शादी वाली अंगूठी पहन कर रखो। इतनी ज़्यादा मोटी अंगूठी है कि मेरी उंगली नीली फिरने लगती है। साबुन लगा लगा कर मैं उस अंगूठी को निकालता हूँ, इसीलिए जब उससे दूर होता हूँ अंगूठी निकाल ही देता हूँ। उंगली मेरी नीली ना फिर जाए, काटनी ना पड़ जाए, मैं उसे बैग में रखता हूँ। लेकिन ये मुसीबत वाली बात थी, ये आदमी कहीं कोई चोर तो नहीं। 2 बार मेरे कान में बोल चुका है, इसीलिए मुझे लगा अब उसे लग रहा होगा कि मैं सो गया। जवाब नहीं दे रहा, अब कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और उसने जो किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तीसरी बार फिर से उसने मेरे कान में आवाज़ लगाई और पूछा, भाई साहब सो गए? कुछ बताओ तो सही भाई साहब। अब बता भी नहीं रहे। अगर सो गए हो तो बता दो ना मुझे। उसने ये कहा। उसके बाद मेरी बाजू को पकड़ा। मुझे लगा जेब में हाथ डालने वाला है, लेकिन उसने जेब में हाथ नहीं डाला था। बाजू पकड़कर जो मुझे हिलाया, जो झटके दिए, अगर मैं गहरी नींद में भी होता तो भी उठ जाता। ऐसे सर को हिला के रख दिया। मैं भौंचक्का सा होकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर मुझे उठा हुआ देख वो कहने लगा, अरे भाई साहब जवाब तो दो ना। अब तो जवाब भी नहीं देते। सो गए हो तो बता दो ना। मैं आंखें मलते हुए नाटक कर रहा और गुस्से से उसको कह रहा, पागल हो क्या? अगर सो गया तो जवाब कैसे दूंगा? नींद में जवाब कैसे दूंगा? उसने कहा, तभी तो हिलाया ना। हिलकर उठे हो तो बता दो सो गए थे, इसीलिए मैं परेशान ना करूं। मैंने कहा, भाई साहब अगर कोई ऐसे लेटा हुआ है आंखें बंद करके, जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब होता है कि वो सो गया। मुझे सोने दो भाई, ये क्या कर रहे हो? हिलाए जा रहे हो। उसने कहा, ठीक है, अब पता चला ना कि तुम सो गए थे, बस जानना चाहता था। उसके बाद मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। चिढ़ गया था मैं। क्या पागल है, सोने नहीं दे रहा था, चलो अब बता दिया है, लेकिन अब नींद कैसे आएगी? पता नहीं चोर है या क्या है, पागल लगता है। ऐसा ना हो नींद में कुछ ऐसी हरकत करे जो मुझे परेशान करे। मैं उसको खास तौर पर कहने लगा, भाई साहब हिलाना मत, बोलना मत, अब नींद आई हुई है, सोने दो मुझे। उसने कहा, ठीक है, अब मैं कान में नहीं बोलूँगा, हिलाऊंगा नहीं। वो अपनी सीट की एक तरफ हो गया। खिड़की हल्की सी खोली हुई थी, बाहर से थोड़ी थोड़ी हवा अंदर आ रही थी और मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। सोचा था मैंने पहले 5-7 मिनट मैं सोऊंगा नहीं। आंखें बंद ही की थी और जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वही चीज़ हुई। अचानक उसने ना मेरे कान में कुछ बोला, पकड़कर मेरे सर को जोर जोर से हिलाने लगा। मैं एकदम से उठा
वो मेरा सर खींचकर खिड़की के पास ले जाना चाहता था। मैंने कहा, पागल हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, आम का पेड़, वो देखो आम का पेड़। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, रात का वक्त था और सड़क से कोई आम का पेड़ क्या नजर आता, ये हाईवे है। वो कहने लगा, आम का पेड़ था, आम लगे हुए, कितने अच्छे, काने हैं आम, तोड़ूं क्या? एक बार उसके चेहरे की तरफ देखकर सोच में पड़ गया, क्या पागल है? मैंने कहा, अबे पागल है क्या? कौन से आम के पेड़? सोया हुआ था मैं, अगर पेड़ होंगे भी तो निकल गए, कभी आम के पेड़ नहीं देखे। उसने कहा, देखे तो हैं, सबको अच्छे लगते हैं, और उस पर पके हुए वो आम खाने हैं, तोड़ूं? गुस्से में था और मैंने कहा, तोड़ 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 आम। कौन से पेड़ हैं तेरे लिए जो इस बस के साथ चिपके हुए हैं? निकल गए वो, कब से निकल गए। उसने कहा, नहीं, वो देखो, यहाँ आम के पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं, देखो देखो। अंधेरा था बाहर, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो पागल था, मुझे भी पागल बना रहा। मुझे लग रहा था ये ना मुझे सोने देगा, ना खुद सोएगा, आम के पेड़ देखता रहेगा, मुझे जगाता रहेगा। कर क्या रहा है? गुस्से से भरा हुआ था, सीधा उसे चेतावनी दी, अगर अब मुझे परेशान किया ना, देख मैं घूंसा मारूंगा तेरे मुंह पर। वो थोड़ा सा घबराया, बैठ गया, खिड़की बंद कर दी। मुझे लगा अब हर जगह मजाक से काम नहीं बनता, कई जगह गुस्सा दिखाना पड़ता है। जब कोई हद पार कर रहा हो ना, तब आपको गुस्सा दिखाना पड़ता है। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की थी। अचानक वो बाहर की तरफ देखकर कहने लगा, हाम हाम हाम, देखो तो सही, क्या खुशबू आ रही है। अल्फांजो आम है, अल्फांजो, बड़े महंगे होते हैं, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा, कौन सी खुशबू? खिड़की तो बंद है। उसने खिड़की खोली और कहा, ये देखो कितनी खुशबू है। मैं गुस्से में कह रहा, कौन सी खुशबू? मुझे नहीं आ रही, कोई खुशबू नहीं आ रही, परेशान मत कर मुझे। उसने मेरे सर को पकड़ा, खिड़की के बाहर आधा सर मेरा निकाला था और कह रहा, सूंघो सूंघो, देखो आम की खुशबू, आम की खुशबू। चिढ़ गया मैं, धक्का दिया, सर मैंने पीछे की तरफ किया। पागल है, मरवाएगा मुझे, कोई खंबा आएगा जो साइड में टकरा जाएगा, तूने तो सर बाहर निकाल दिया। अबे पागल, देख मैं मारने वाला हूं तुझे, परेशान करके रखा है इसने। खड़ा हो गया था मैं बस में ये शोर सुनकर। वहां कई लोग जो सोए हुए थे देखने लगे कि झगड़ा बढ़ चुका है। मैं उस आदमी को कहने लगा, ये पागल बिठाया है यहाँ, बहुत परेशान कर रहा है, बार बार आम ये वो, ना मुझे सोने दे रहा है, जा रहा हूं मैं, कहीं और बैठूंगा। कंडक्टर मुझे कहने लगा, शांत हो जाइए, देखिए सीट और भी काफ़ी बाकी हैं, आप कहीं और बैठ जाइए अगर आपको पसंद नहीं है उस आदमी के साथ बैठना। उसको मैंने कहा, अब बैठा रह, दोबारा आवाज़ मत लगाना, बात मत करना मुझसे। वहाँ से उठा, मैं एक दूसरे आदमी के पास जाकर बैठ गया। वो आदमी कोई समझदार बिजनेसमैन लग रहा था, सूट पहना हुआ था उसने। उसके साथ जाकर मैं बैठा और उसे कहने लगा, यार वो पागल था, ना सोने दे रहा है, खींचकर मेरा सर बाहर निकाल दिया, कभी आम नजर आ रहे हैं, कभी बातें किए जा रहा है। वो कहने लगा, यहाँ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अब कई बार ऐसे लोग साथ वाली सीट में होते हैं तो समय गुजारना पड़ता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठो तुम। वो आदमी अच्छा लग रहा, उसने मुझे इशारा करके कहा, यहाँ खिड़की वाली सीट पर बैठना है या वहीं पर बैठोगे? मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठे रहिए, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। उसने कहा, यह अच्छा है, मुझे कभी कभी थोड़ी सिगरेट पीने की तलब होती है, तो मैं खिड़की वाली साइड बैठता हूँ, खिड़की खोलता हूँ तो अंदर भी धुआं नहीं जाता, इस तरह मैं सिगरेट पी सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद अब मुझे लगा था यहाँ शांति है। 2 बार पीछे मुड़कर देखा मैंने, वो तो कंबल में अपना मुंह भी लपेट चुका था। कमीना अकेला सोना चाहता था, शायद इसीलिए मुझे अपने साथ वाली सीट से उसने उठाया होगा, लेकिन यहाँ मैं एडजस्ट कर सकता था। अब आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अचानक हल्की हल्की ठंडी सी हवा जो बाहर से अंदर आ रही थी, शायद उसने वो खिड़की खोली होगी। थोड़ी सी वो सिगरेट की खुशबू जो मेरे नाक के अंदर पहुंची, अच्छा लगा। सिगरेट पीना मुझे पसंद था, ज़्यादा नहीं पीता था, लेकिन फिर भी बीवी से छिपकर मैं कुछ 1 आध सिगरेट दिन में पी लिया करता था। दोस्तों ने ये आदत लगाई थी और अब ये आदत छूट भी नहीं रही थी, और मैंने सोचा हुआ दिन में 1 सिगरेट अगर पी लूँगा तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नाक में वो खुशबू सिगरेट की जैसे ही पहुंची, आंखें अपने आप खुल गई। देखने लगा मैं
कौन सिगरेट पी रहा है। और जैसा मुझे अंदाजा था, साथ में बैठा हुआ वो आदमी सिगरेट पी रहा। वो सिगरेट को थोड़ा हाथ बाहर निकाल कर झाड़ता, फिर सिगरेट पीता और धुआं भी मुंह बाहर निकाल कर फेंकता। अब थोड़ी थोड़ी खुशबू जैसे पास में बैठे हुए किसी पैसेंजर को आ ही जाती है। किसी को परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरा मन थोड़ा थोड़ा मचलने लगा था। अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आपको ये एहसास नहीं आएगा। कोई साथ में सिगरेट पी रहा हो तो आपका मन मचलता है, करता है मन कि आप भी सिगरेट पिएं। बिल्कुल ऐसे जैसे 3-4 दिन आपने पानी ना पिया हो और साथ में कोई पानी पीने लगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, हाँ बस वो पानी पीना चाहेंगे। वैसी तलब मुझे भी उस सिगरेट की लगे जा रही। मैं बड़ी तरसी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। मैं सिगरेट नहीं रखा करता था, मैं पकड़ नहीं होना चाहता था। बीवी बहुत ज़्यादा शक करती थी, कहती थी कि सिगरेट की वो बदबू आ रही है आपके कपड़ों से। मैं उसे हमेशा कह दिया करता, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ खाना खाते वक्त सिगरेट पीते हैं। अब कई बार बाइक पर मेरे साथ एक लड़का आता है, वो सिगरेट पीता है। अब जैसे राख कई बार कपड़ों पर गिर जाती है ना, तो कपड़ों में वो धुएं की स्मेल आने लगती है। इस तरह अपनी बीवी को समझाता था। जेब में सिगरेट मिलती फिर मैं बुरा फंसता, लेकिन यहाँ तलब लगी हुई और मेरे पास सिगरेट नहीं। उसकी सिगरेट को मैं ऐसे देख रहा जैसे अमृत हो। नज़रों से मैं बस उस सिगरेट को पी ही रहा था, भले ही मेरे होंठों पर वो सिगरेट ना लगी हो। अब ऐसी तलब लगी थी कि मैंने उस आदमी को कहा, देखिए भाई साहब, आपके पास एक सिगरेट होगी? देखिए मैं भी थोड़ी पीता हूँ और कभी कभी थोड़ा मन करने लगता है, क्या आप मुझे एक सिगरेट देंगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो? वो आदमी खुश हो गया और कहने लगा, अरे ज़रूर ज़रूर, मेरी बस सिगरेट ख़त्म होने वाली है। ऐसा कीजिए, जब आप इस सीट पर आएंगे ना, उस समय सिगरेट पीना। देखिए बस में किसी को परेशान नहीं करना, क्या आप इतनी बात मानेंगे? मैंने सर हिला दिया, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कहें। उसने अपनी सिगरेट ख़त्म की, उठा, मुझे कहने लगा, आइए इस सीट पर बैठिए। मैं वो खिड़की वाली सीट पर बैठ चुका था। फिर वो कहने लगा, कैसी सिगरेट है आपको पसंद? मेरे पास देखिए कई डिब्बियाँ पड़ी हैं, आप जैसी सिगरेट पीना चाहें वैसी पी सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसा मैं बताता हूँ उससे कश का मज़ा बड़ा आता है, बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा, जी बिल्कुल। वो आदमी ने एक सिगरेट निकाली, थोड़ी ज़्यादा लंबी सिगरेट थी। मेरे हाथ में वो थमाने लगा। जैसे ही मैंने होंठों पर लगाई, जलाई, वो तंबाकू की महक मेरे दिमाग तक आई। लेकिन उसने मुझे जैसे हिलाते हुए कहा, अरे ये वाली इससे भी ज़्यादा अच्छे वाली है मेरे पास। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये भी बहुत अच्छी है, ये मैंने पहले कभी नहीं की। नहीं नहीं, ये भी बहुत अच्छी है, ये मैंने पहले कभी नहीं पी। फिर वो कहने लगा, अरे वो भी पीजिए, ये वाली भी लीजिए। दो दो इकट्ठी जब आप सुलगाएंगे ना, मिक्स होकर मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। मैं मना करता रहा, लेकिन अब उसने सिगरेट दी थी तो दूसरी भी दी, वो भी मैंने सुलगाई। उंगली में 2 सिगरेट लगी हुई, एक साथ मैंने कश लिया तो दिमाग थोड़ा घूमने लगा। बड़ा अजीब सा वो जैसे टेस्ट था। फिर उसने एक और सिगरेट निकाली और कहा, ये उससे भी महंगे वाली, ये पियो, लगाओ तीसरी उंगली में। मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, इतनी मैं नहीं पीता, एक ही पीता हूँ। उसने कहा, पीनी पड़ेगी यार, अब दोस्ती हुई है तो पीनी पड़ेगी, ये अच्छे वाली है, कभी ये नहीं मिलेगी तुम्हें। डिब्बी देखो, ये USA से लेकर आया हूँ। मेरी उंगली में तीसरी सिगरेट उसने फंसा डाली, जला डाली और तीनों का कश लिया। मेरी आंखें एकदम से फटाक करके खुल गई। मुझे लगा, यार इतनी सिगरेट मुझे नहीं पीनी चाहिए, ये तो मेरा दिमाग घुमा कर रख देगी। लेकिन वो आदमी, बैग पूरा खोल दिया था उसने, जिप पूरी खोली। अपने पाँव में बड़ा सा बैग उसने रखा हुआ सीट के नीचे। भाई उसमें कोई कपड़े नहीं, कुछ और नहीं, सिगरेट की डिब्बियाँ, इतनी सिगरेट की डिब्बियाँ रंग बिरंगी, हर तरह की। कुछ पर जापानीज भाषा लिखी, कुछ पर चाइनीज़, कुछ कोरियन, कोई स्पेनिश, फ्रेंच, इतनी तरह की सिगरेट। और वो आदमी एक एक करके सिगरेट निकाल रहा। एक बार 10 सिगरेट निकाल कर मेरे हाथ में रखी और कहा, पियो, इकट्ठी सिगरेट पियो, मज़ा आएगा, मिलाकर पियो। देखो पूरी दुनिया की सिगरेट। दुनिया तो नहीं घूमे होगे ना तुम, देखने से नहीं लगता। मैंने सर हिलाया, नहीं। उसने कहा, मैं घूमा हूँ।
दुनिया में बहुत घूमा हूँ, अलग अलग जगह से मैं सिगरेट ही तो इकट्ठी करता हूँ। बहुत ढेर लगे हैं घर में, ये इकट्ठी पियो। 3 मेरी उंगलियों में थी, 10 मेरे हाथ में थमाई, ऊपर से जलाकर कहने लगा पियो पियो। होंठ इतने खिंच नहीं सकते, 13 सिगरेट मुंह में ठूसी नहीं जा सकती, लेकिन वो कह रहा था पियो पियो। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई एक आध सिगरेट सुलगाए हुए हूँ, थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में कोई आग लगी हो, जंगल की आग की तरह धुआं धुआं इतनी सिगरेट थी। वो कह रहा खींचो कश। मैंने कहा कश तो मैं खींच लूँगा, मेरी रूह बाहर निकल जाएगी, इतनी सिगरेट मैं नहीं पीता। आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कीजिए, आप ये ले लीजिए, आपको ऐसे पीना पसंद है, आइए मेरी सीट पर। उसने कहा नहीं, मेहमान हैं आप, मेहमान मेरे लिए, मेरे दोस्त बने हैं। सिगरेट मांगी मुझसे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी को मना नहीं करता, कोई कुछ भी मांगे मैं वो देता हूँ, धन हो या सिगरेट हो, मैं मना नहीं करता। उसकी बातों ने एक बार मेरा दिमाग चकराया भी था। बिजनेसमैन लगता है, कहता तो है कोई मांगता है तो मना नहीं करता। कुछ उधार की मुझे ज़रूरत है, इससे नंबर ले लेता हूँ, कहाँ रहता है पटना में ये पूछ लेता हूँ, और कुछ रुपए इससे मांग लूँगा, जिससे मुझे फ़ायदा होगा, बाद में लौटा दूँगा। लेकिन वो 13 सिगरेट, उसका कश कैसे लगाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने तो होंठ नहीं खींचते मेरे, लेकिन उसने मेरी मुट्ठी को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, मुंह में ठूंस दी वो सारी सिगरेट और कहने लगा खींचो, लो कश। मैंने कश खींचा, अंदर फेफड़ों तक वो धुआं गया, जो उसके बाद खांसी आई। खांसता रहा मैं, खांसता रहा, पता नहीं कैसी कैसी सिगरेट। वो धुआं बड़ा अजीब सा, मेरे फेफड़ों में धुआं भर गया। खांसा मैंने और उसे सिगरेट पकड़ा कर कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं पी जाती इतनी नहीं पी जाती मुझसे। देखिए यह सिगरेट आप लीजिए, आप लीजिए, मैं नहीं पी सकता, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा अरे ऐसे कैसे, एक बार सिगरेट से ज़रा सी खांसी आती है, ठूंसो ठूंसो, सारी ठूंसो, देखो इतनी डिब्बियाँ पड़ी हैं ना। यार मैंने तो कोई 10 डिब्बियाँ खोली होंगी, वो सिगरेट तुम्हें दी हैं। नीचे देखो, नीचे 50 से ज़्यादा डिब्बियाँ हैं, निकालता हूँ एक बार में। होठों में कैसे नहीं आती, होठ खींच सकते हैं हमारे, रबर जैसे बने होते हैं, देखो खींच कर देखो, दांत ऊपर तक जाएंगे। ये तो कोई 10-12 सिगरेट हैं, मैं तुम्हें 50 देता हूँ, ठूसो ठूसो, एक बार में पियो, मज़ा आ जाएगा। जो रूह के बाहर निकलने का मज़ा होता है ना, वो अलग होता है। मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा, दिखने में ठीक ठाक लगता था, ऐसे सिगरेट पीता है तो जिंदा कैसे है। मैंने मना कर दिया, नहीं 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 भाई साहब नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, देखिए पकड़िए पकड़िए, मेरा मन नहीं कर रहा, आप तो ज़िद कर रहे हैं। उसने कहा ज़िद है तो ज़िद समझो, देखो मैं मना नहीं कर सकता, तुमने सिगरेट मांगी है तो मैं सारी सिगरेट पिलाऊंगा, मेहमान हो तुम मेरे। खड़ा हो गया मैं कहने लगा आप इधर आइए, इधर आइए, पिए आप, मैं नहीं पीने वाला। उसने कंधों को पकड़ कर बिठाया और कहा बैठिए, अब सिगरेट तो पी कर ही जाएंगे, मेहमान है मेहमान। गुस्सा आ गया मुझे, खड़ा हो गया मैं, अबे पागल है, इतनी सिगरेट कौन पीता है, इतनी सिगरेट, सबको बस में परेशानी हो रही होगी, है ना, ये सिगरेट पी रहा है, धुआं धुआं किया है। किसी ने सर नहीं हिलाया। मुझे लगा इन्हें नहीं परेशानी, मुझे तो हो रही है ना। देखिए भाई साहब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। उसने मेरे कंधों को पकड़ा, खींचा और कहा पियो तो सही, मज़ा आ जाएगा। मैं गुस्से से कहने लगा कंडक्टर साहब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये मुझे निकलने नहीं दे रहा, सिगरेट इतनी सारी कैसे पीऊँगा मैं। उसके हाथ से सिगरेट पकड़ी मैंने, बाहर की तरफ फेंकी। उसकी आंखों में गुस्सा, वो झगड़ा करने लगा, पागल हो, कितनी महंगी सिगरेट, पता भी है 2000 रुपए की होंगी, एक एक मिलाकर बनाई। मैंने कहा मैं क्या करूं, ज़बरदस्ती होठों में डाले जा रहे थे, मैंने फेंक दी बाहर। झगड़ा हुआ उससे, वहाँ से मैं बाहर निकला। अब और जगह बैठना था मुझे, अब ये पागल लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। एक है जो उठाता जा रहा है आम की खुशबू, आम की खुशबू, और दूसरा सिगरेट सिगरेट सिगरेट। ये पागल लोग, मुझे लगता है मुझे किसी लड़की के साथ बैठना होगा। आगे वो लड़की बैठी हुई, कॉलेज की कोई लड़की लग रही थी, हेडफोन कानों पर लगाए हुए, खूबसूरत भी थी लेकिन समझदार भी लग रही। मुझे लगा बस वहाँ बैठूंगा, थोड़ा उससे बात करूँगा कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, बस ये जगह खाली है, मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहता, तो क्या यहाँ बैठ सकता हूँ। उस लड़की के पास जाकर मैंने कहा देखिए मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, अब वो आदमी भी सही नहीं है,
सीट कोई मिल नहीं रही। उसने कहा बैठिए बैठिए, बस मेरा बैग पड़ा था, मैं उठा लेती हूँ। वो लड़की अच्छी थी, उसके साथ मैं बैठा, मुस्कुराया, फिर कहने लगा, अरे मैं वो सिगरेट नहीं पीता, वो कभी कभी ना पुरानी आदत है, कोई सिगरेट पीता है तो मन करने लगता है, मैंने बस एक मांगी थी। ये तो पागल है, इतनी सिगरेट, देखिए बदबू नहीं आ रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ इलायची मुंह में डाल लेता हूँ। उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं। वो दूसरी तरफ सर करके हेडफोन लगा के जैसे कोई गाने सुन रही थी। अब मैं बार बार उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि वो लड़की बीच बीच में सिसकियां सी लेने लगती। मैं जानना चाहता था क्या हुआ। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे। पहले मुझे ये लगा कि वो गाने सुन रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे कुछ सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए। बड़ी मायूस सी लगती है, तो मैंने उससे सवाल पूछा, आप रो रही हैं? देखिए कोई परेशानी है तो बताइए। उसने सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी वो रो रही थी और बीच बीच में जैसे उसके सब्र का बांध टूट जाता। वो बहुत ज़्यादा रोती, लेकिन अचानक उसको ख्याल आता कि अब उसके साथ कोई बैठा हुआ है तो खुद को वो संभाल लेती। फिर से थोड़ा थोड़ा रोने लगती। मैंने फिर से उसको सवाल किया, देखिए ये लीजिए रुमाल, आप काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं तो आंखें साफ कर लीजिए। देखिए कोई परेशानी है, कोई उदासी वाली बात है तो आप मुझसे कर सकती हैं। और उसने वो हेडफोन उतारे और कहने लगी, लड़के बड़े धोखेबाज होते हैं। देखिए मैं आपके बारे में नहीं कह रही, लेकिन मैं जितने लड़कों को मिली हूं ना, सब धोखेबाज होते हैं। बस अपना मतलब निकालना चाहते हैं, सच्चे प्यार की कदर नहीं करते। क्या आपकी शादी हो चुकी है? मैंने कहा जी मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं मेरे। उसने कहा गर्लफ्रेंड से शादी की या ये अरेंज मैरिज थी? मैंने कहा अरेंज मैरिज थी। उसने पूछा तो कोई गर्लफ्रेंड कभी रही? अगर गर्लफ्रेंड रही तो आपने धोखा दिया होगा ना। मैंने कहा नहीं नहीं, काम में इतना ज़्यादा बिजी था मैं, तो कभी गर्लफ्रेंड की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब शादी की उम्र हुई तो घर वालों ने सही समय पर शादी कर दी, तो अब मैं अपनी बीवी से ही प्यार करता हूँ। मान लो कि वही मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वो मेरी आंखों की तरफ देख कर कहने लगी, बड़ी किस्मत वाली है आपकी बीवी, लेकिन ज़्यादातर लड़के तो ऐसे नहीं होते। मैं तो जितने लड़कों से मिली हूँ बहुत धोखा दिया है उन्होंने मुझे। ये कहकर वो रोने लगी। अब मैं जान गया था उस लड़की को काफ़ी धोखे मिले होंगे और शायद अभी अभी किसी ने धोखा दिया होगा, तो वो खुद को संभाल नहीं पा रही है। मैंने उसको कहा, अरे ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, ऐसे मायूस मत होइए। ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा समय मिला है और आगे कोई आपको अच्छा मिलेगा जो आपके साथ ज़िंदगी निभाएगा। उसने कहा, इतिहास में जो हुआ है भविष्य में भी वैसा ही होगा। आपको मैं बताती हूँ कि एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी स्कूल टाइम से, लेकिन मेरे और भी दोस्त थे जैसे स्कूल में होते हैं ना, वो मुझे पसंद करते थे, बार बार मुझे तंग किया करते। कुछ मेरे भाई बने हुए, लेकिन एक एक करके सब धोखा दे रहे। समझ पा रही थी, हवस जैसे उनके ऊपर हावी होती थी, गंदी नज़र से मेरी तरफ देखते थे। एक एक करके उनसे नाता तोड़ती गई मैं। और उस लड़के को जिसे मैं पसंद करती थी वो भी मुझे पसंद करता था। वादा किया था हमने 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। उसने कहा था, मैं दिमाग से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, दिल से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा नहीं हुआ तो तुम जो करना चाहो कर लेना, बस अपने साथ रखना मुझे। मैंने वो वादे को स्वीकार किया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कॉलेज में उसका अफेयर किसी और लड़की से है। लेकिन अब उसने वादा किया था तो मैं वो वादा निभाती ना। आप बताइए, वादा निभाना चाहिए था ना मुझे। मैंने कहा हाँ है तो वो बुरा, लेकिन अगर उसने माफ़ी मांगी है, वो बदला, तो आप वादा निभा सकती हैं, उसके साथ आप रह सकती थी। उस लड़की ने कहा उसका अफेयर एक लड़की से नहीं था, बहुत सारी लड़कियों से था। तो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वादा भी पूरा हो जाए और वो लड़कियों से दूर भी हो जाए। आप समझ सकते हैं ना, मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं वादा निभाती हूँ, अच्छा वादा निभाती हूँ। उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, वो कहना क्या चाहती है। मैंने कहा आप उसके साथ हैं या उसे छोड़ चुकी हैं? उसने कहा छोड़ा तो नहीं है। आप साथ भी नहीं कह सकते, ये ब्रेकअप भी नहीं कह सकते, मैं क्या ही बताऊं। अब उसकी बातें घुमावदार थी, तो मैंने पूछा आप थोड़ा साफ साफ समझा सकती हैं कि आप रो क्यों रही थी, और ये बॉयफ्रेंड वाला क्या उसके कई अफेयर थे इसीलिए?
उसने कहा नहीं नहीं, इसलिए नहीं रो रही, उससे थोड़ा दूर हो गई हूँ, थोड़ा करीब आ गई हूँ, इसीलिए मुझे जैसे रोना आ रहा है। बातें और ज़्यादा उलझती जा रही थी, सर से ऊपर निकलती जा रही थी। तो मैंने पूछा, दूर हो गई हैं, पास हो गई हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा वादा निभाना था, उसने वादा किया था ना, अगर मैं गलती करूं, मेरा दिमाग मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। तो ये देखो पैरों के नीचे बैग है मेरे। मैंने कहा बैग? मैं समझ नहीं रहा। उसने जिप खोली और मेरी टांगें कांपने लगी। सर था उसमें और एक गला हुआ शरीर का हिस्सा, दिल लग रहा था जैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड का गला काटा हो, दिल निकाला हो, बैग में रखा हुआ। मुंह मेरा खुला हुआ, ऊपर की तरफ लड़की की आंखों में देखा मैंने। मुझे वो लड़की अब मासूम लड़की नहीं बल्कि एक कातिल नजर आ रही थी। उंगलियां कांप रही, टांगें कांप रही। खड़ा हो गया मैं और वो लड़की कहने लगी, आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, अब आप जान चुके हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ, कि वो मुझसे अब दूर हो गया है, लेकिन फिर भी दिमाग और दिल मेरे करीब है। खुशी है इस बात की। अब अफेयर नहीं होगा, अब ऐसे से कौन अफेयर करेगा, हमेशा के लिए वो मेरा हो गया, अपने साथ रखूंगी, अपने जिगरे से लगाकर। मैं डरा हुआ, मैं एकदम पीछे भागा। कातिल है, कातिल है, इसने मारा है किसी को, सर है उस बैग में, सर है। कंडक्टर पीछे से भाग कर आया। 2-3 लोग थे जो खड़े हुए। और इसके बाद वो कंडक्टर कहने लगा, कौन सा सर, कौन सा कत्ल किया है? उस लड़की ने बैग ऊपर की तरफ किया, सर दिखाया, वो दिल दिखाया और कहने लगी, बॉयफ्रेंड का है, बॉयफ्रेंड का, कोई बात नहीं है। और फिर वो कंडक्टर मेरी तरफ दिख कर कहने लगा, अरे यार सर ही तो है, दिल है, बेचारी ने रखा होगा अपने बॉयफ्रेंड का, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों चीख रहे हो? कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से झगड़ा, अब ये नया नाटक। बस में अच्छा लग रहा है या नहीं, या तुम पागल हो? मैंने कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? उसने सर काट कर रखा हुआ है, दिल है, भाई किसी को मारा है, अजीब नहीं लग रहा? उसने कहा, नहीं अजीब क्यों लगेगा। बाकी 2-3 लोग भी कहने लगे, नहीं नहीं अजीब क्यों लगेगा। और लड़की भी कहने लगी, अरे कितना सच्चा प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे भी मिले। ये कहकर वो लड़की बैठ गई और मैं क्या करता। हालत इतनी पतली हो गई, मुझे लगा इस बस से निकलता हूँ। पागल भर्ती किए हुए हैं और सब मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे जैसे गलती मेरी हो, जबकि यहाँ सब पागल लग रहे थे। मैंने कहा, बस को रोको, मुझे बाहर निकलना है। कंडक्टर कहने लगा, बस तुम्हें पता है ना, एक ही जगह रुकती है, वहाँ रुकी अलीगढ़ में, अब सीधा पटना रुकेगी, पटना जाकर उतरना, और कहीं उतरने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मैं चीखने लगूंगा, मैं चीखूंगा, कैसे नहीं रोकते, बाहर निकलना है मुझे, बाहर निकालो, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पर। उस कंडक्टर ने कहा, अब निकलने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं नहीं ये बस नहीं रुकेगी। मैं आगे की तरफ गया, ड्राइवर के पास पूछना चाहता था ड्राइवर को कि बस कहाँ रुकेगी, रोकिए मुझे निकलना है। झगड़ा करूंगा, उतारना पड़ेगा उन्हें, ऐसे कैसे नहीं उतारेंगे। जब मैं ड्राइवर सीट के पास ड्राइवर को देख रहा, वह और भी खौफनाक मंजर था। वो ड्राइवर का कद 4 फुट का होगा, उसकी उम्र 90 साल होगी, सर पर बाल नहीं थे, उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। वो बस को तो चला रहा, बार बार अपने चश्मों को जैसे एडजस्ट कर रहा। मोटे चश्मे थे, जैसे उसे साफ नज़र भी ना आ रहा हो। और सीट से उतरकर वो ब्रेक और स्पीड पर पैर लगा रहा, जैसे खड़ा होकर ये करना पड़ रहा, और फिर कुछ समय बाद बैठ जाता। ऐसे काम चला रहा था। मैं सोच में पड़ गया, ये कैसी बस है पागलों की, मरवाएंगे ये। मैं ड्राइवर को कहने लगा, बस रोको, बस रोको, मुझे उतरना है, बस रोको। लेकिन ड्राइवर कहने लगा, अब ये बस नहीं रुकने वाली, ये पटना में रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। देखो मैं रोकने की कोशिश करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, देखो मुझे डराओ मत, डराओ मत। हम मैं क्या करता, मुझे उतरना था। मुझे लगा ये पागल मुझे फंसाएंगे, मैं चीखना शुरू कर दूंगा बाहर, और बाहर कोई ना कोई मेरी मदद तो करेगा ना। खाली थी सड़कें, कुछ गाड़ियां पास से गुजरती, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। आवाज़ बाहर निकलेगी या नहीं, या ये सारे पागल मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन इतना पता था, ड्राइवर को परेशान करूंगा तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं तो रोकेगा।
वो ड्राइवर को मैंने पकड़ा, स्टीयरिंग को थोड़ा सा हिलाया। वो घबरा गया। कंडक्टर चीखने लगा, पागल है, ये बस कहीं टकरा जाएगी, क्या कर रहा है? मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी धीमी कर, गाड़ी धीमी कर। हाथ में बैग था, उसने गाड़ी धीमी की। मैंने बटन से वो दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर की तरफ भागा। बस रुकी हुई थी। आराम से मैं भागने लगा। मुझे नहीं पता यह जगह कौन सी थी। समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। डरा था मैं। वहाँ हाईवे से नीचे उतर कर मैं भागने लगा। बस भी आगे नहीं गई। जैसे बस से कुछ लोग उतरे थे, हाथ में कोई डंडे, पता नहीं कैसी चीज़ें, और मुझे पता लग गया ये क्रिमिनल हैं या कुछ अजीब चीज़ है, ये मुझे मार डालेंगे। और मैं भागता गया, चीखता गया, लेकिन वो लोगों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा था कोई तो मदद करेगा ना। वह मदद करने वाला कोई नहीं था। खाली बंजर सा इलाका था, खेत से बने हुए। कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं, और इन सब ने मुझे पकड़ लिया। मुझे उठाया हवा में। और कमाल की बात देखिए, डंडे कपड़े वो इसलिए लेकर आए थे ताकि अर्थी सी बना सके। मुझे अर्थी पर उठा लिया था उन्होंने। बाजुओं को एक एक करके दोनों तरफ पकड़ा, नीचे से टांगों को पकड़ा। इस तरह से अर्थी को कपड़े समेत मुझे दोबारा बस की तरफ ले जा रहे। देखा मैंने कौन कौन है ये। पहला आदमी वही कंबल वाला घूर कर देख रहा और कह रहा, तुम पागल हो, आम की खुशबू यहाँ पर भी आ रही है। तुम पागल हो, क्या कर रहे थे? अब सो लो, यहाँ ऊपर जितना सोना चाहते हो सो सकते हो। दूसरी तरफ मैंने चेहरा किया, वो सिगरेट वाला। सिगरेट पियोगे? देखो बड़ा मन कर रहा है। तुमने पहले सिगरेट नहीं पी, अब सीधा बस में चले जाओ। टिकट ली है ना, कंडक्टर बड़ा सख्त है। जहाँ से बस चलती है, जहाँ बस रुकती है, बीच में जो चढ़ता है उसे ऐसे ही रास्ते में उतरने नहीं देते। कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो गया, हम तो फंसेंगे ना। तो कंडक्टर ने हमें लेने के लिए भेजा था। पैर की तरफ देखा तो वो लड़की है, आंखों में आंसू, और कह रही, शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लगती। तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। भागते हो तुम, ज़रूर लड़कियों के साथ भाग जाओगे तुम, भागते हो तुम। मैं देख रहा कि आप पागल है। और कमाल की चीज़, जो अर्थी को चौथी तरफ से पकड़ रखा था ना, वो ड्राइवर ने पकड़ रखा। इतना बूढ़ा, इतना नीचे था, अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ किए हुए, फिर भी ये अर्थी को जैसे उसने संभाल रखा हो। उस तरफ वाली टांग को खींचकर मैंने थोड़ा हल्का महसूस किया। मैं उस टांग से अब उतरना चाहता था, उस अर्थी से। लेकिन तभी सामने से कंडक्टर आकर कहने लगा, देखो अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना, बाद में मत कहना। बाकी सब पैसेंजर को मैं बुलाऊंगा पकड़ने के लिए। हाँ, बाकी कुछ अजीब से हैं, फिर मत कहना कुछ बुरा हो गया। उसकी बातों ने सिहरन पैदा कर दी मेरे अंदर। लेकिन फिर भी मैं भागना चाहता था। तो दो पैसेंजर अंदर से और आए, पकड़ लिया उन्होंने मुझे। पेट से पकड़ा, टांग से पकड़ा। हिल नहीं रहा मैं, चीख रहा था मैं, लेकिन आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं। फिर से मुझे बस के अंदर बिठा दिया। बस का वो दरवाज़ा कर दिया बंद, और कंडक्टर कहने लगा, सीट मैंने खाली करवाई है कई। जैसे उस कंबल वाले के साथ किसी को बिठाया है, वो लड़की के साथ बिठाया है, बाकी जगह खाली हो गई है। किसी जगह पर बैठो, और पटना में जाकर उतरेंगे हम। पहले मैं किसी को उतरने नहीं दूंगा। चलो चलो, बैठो अपनी जगह पर जाकर। मैं वहीं खंबे के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। सारे पागल हैं, सारे पागल हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, उतारो मुझे, नीचे उतारो, नीचे उतारो। मैं कहता गया। वो ड्राइवर बस जो चला रहा था ना, पागल था वो। बस हाईवे पर जा रही, स्टीयरिंग को छोड़ दिया उसने, सीट पर खड़ा हो गया और पीछे की तरफ देखकर कहने लगा, ये नीचे उतरे जा रहा है, फिर मत कहना, मैं इसकी बात मान लूंगा। इसे समझा दो, मैं इसकी बात वरना मान लूंगा। अब मुझे लगा कि वो ड्राइवर शायद मेरा साथ दे सकता है। मैंने ड्राइवर को कहा, मेरी बात मान लीजिए, मुझे नीचे उतरना है। लेकिन उसके बाद उस ड्राइवर ने जो कहा ना, सारे पैसेंजर कांप गए थे। मैं खुद डर गया था। उस ड्राइवर ने कहा, ये उतरने की बातें किए जा रहा है, उतरने की बातें किए जा रहा है। ये नहीं उतरेगा, मैं उतारता हूँ। उस ड्राइवर ने हाईवे से उस बस को उतार दिया। बस की स्पीड थोड़ी कम हुई थी, यानी कह सकते हैं कोई 50-60 की स्पीड से हाईवे से बस को उतारा। कच्ची जगह पर, नीचे बंजर या खेत। वो बस ऐसे लड़खड़ा रही थी। मुझे लग रहा अब हम मरेंगे, कहीं किसी पेड़ से टकराएंगे या ये बस पलट जाएगी। मैं कह रहा, पागल है, पागल है, रोक रोक रोक। वो कह रहा, बस नहीं रुकेगी।
बस तो पटना जाकर रुकेगी। नीचे उतरने की बातें कर रहा था। ले उतार दी बस मैंने। अब बता किस तरफ जाना चाहता था, उसी तरफ से निकालता हूँ। तुझे शॉर्टकट का पता होगा, तुझे पटना जाना था ना, तो बता किस तरफ से निकालूं। सामने वो बड़ा सा कांच और इतनी तेजी से निकलते हुए वो पौधे जिनसे वो बस टकरा रही, खेतों के बीच से, बंजर जमीन के ऊपर से, हाईवे पर लगी हुई वो स्ट्रीट लाइट्स दूर हो गई थी। हम तो हाईवे से बहुत दूर निकल आए। बस ऐसे उछल रही, मुझे लग रहा ये बस पलटेगी। और रफ्तार वो कम नहीं कर रहा। वो बूढ़ा जिसे साफ नज़र तक नहीं आता था, पैर उसके नीचे वाले पेडल्स तक नहीं पहुंचते थे। वो पागल ने बस नीचे उतार डाली थी। अब ब्रेक लगाने के लिए भी उसे उतरकर सीट से पैर आगे पहुंचाना पड़ता, और वो 1.5 फुटिया पैर तो उसका पहुंचने वाला नहीं था। मुझे लग रहा था मौत ने बुलावा दिया है और अब मौत जैसे लेकर ही जाएगी। सब कहने लगे थे, तेरे कारण हुआ है, ये तेरे कारण हुआ है। वो पागल पैसेंजर, वो पागल कंडक्टर मेरी तरफ उंगली किए जा रहा, खंबे को पकड़े हुए। मुझे लग रहा मैं मरूंगा। ये मेरे कारण हुआ है, शायद वो मेरी बात मान ले। मैंने हाथ जोड़े और ड्राइवर को कहा, हाईवे पर ले लो भाई, हाईवे पर ले लो, मारे जाएंगे सब। उसने कहा, लेता हूँ, आगे से लेता हूँ। यानी कि तुम्हें नहीं पता, शॉर्टकट का नहीं पता। मैंने कहा नहीं। उसने फिर बस को थोड़ा घुमाया। अब हम उस हाईवे से काफ़ी दूर थे। उसने पता नहीं एक छोटी सड़क पर वो बस को चढ़ा लिया। फिर भी मुझे लगा ये अच्छा है, कम से कम सड़क तो है। पहले तो ऐसा लग रहा था खेतों में बस पलटेगी और कहीं किसी नदी में ना गिर जाए, लेकिन अब सड़क आ गई थी। यह सड़क एक पहाड़ी इलाके के ऊपर की तरफ जा रही। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये पहाड़ी इलाका भी है। काफ़ी समय से वो बस को इस तरफ ले जा रहा और चढ़ाई पर घुमाव आ रहे, और मैं हक्का बक्का लेकिन चुप, कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि अब तो सड़क पर बस चढ़ाई थी। कुछ बोलूँगा ऐसा ना हो यहाँ से नीचे उतार दे। लेकिन फिर भी कहीं गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा, यह जानने के लिए मैंने उस ड्राइवर को कहा था, यह पटना की तरफ जा रही है, ये पहाड़ी इलाके आगे तो नहीं आते। मुझे नहीं पता था लखनऊ वाला रास्ता ऐसा है। उस ड्राइवर ने कहा, हाँ मुझे भी पता है, वो नीचे उतारने को तुमने कह दिया था तो आगे निकल आए, तो इस सड़क पर यहाँ से आ गए। अब आगे एक रास्ता है, मुझे पता है, उस तरफ से हम दोबारा हाईवे पर चले जाएंगे। तब मुझे शांति का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी मैं घबराया हुआ। वो पागल ड्राइवर था, पागल। आगे जो उसने किया वो कोई पागलपन से कम नहीं था। एक जगह उसने बस रोकी सड़क के बीच में, फिर कहने लगा, अब सब सीट पर अच्छी तरह से बैठ जाओ, थोड़ा बस हिलेगी तो थोड़ी मुश्किल होगी, तो मैं अब सीधा थोड़े कच्चे रास्ते से निकालूंगा, तब हाईवे पर जाने का मौका मिलेगा। वो नीचे देखो, वो है हाईवे, इस तरफ पहाड़ी इलाके से उस हाईवे पर हमें मिलना है। ये कच्ची सड़क तो आगे कई गांव हैं, छोटे शहर हैं, उस तरफ जाती है, उस तरफ हमें नहीं जाना है। मैं समझ नहीं पाया उसका मतलब क्या है। भाई यहाँ कोई रास्ता तो है नहीं, कहाँ जाएंगे? उसने कहा, बस यहीं से निकाल लूंगा। पागल था वो पागल। ड्राइवर ने इतनी ऊंचाई पर एक पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ बस को घुमाया, सीधा नीचे गिराने वाला था। नीचे की तरफ पेड़ों के बीच वो बस फंसी हुई। आधे वो 2 टायर आगे की तरफ निकल आए और कई ने खिड़की खोली और छलांग लगा दी। मुझे लगा ये पागलों की बस, आज मरेंगे, मैं भी मरूंगा। कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मौत आंखों के सामने दिखने लगी। लगा मुझे ये मेरा आखिरी दिन है। और उसने एक्सेलरेटर पर पैर पहुंचाया। बीच में घुसकर, पैर नहीं पहुंचता था उसका, तो घुसकर पूरा दबा दिया पेडल, और वो बस उस पहाड़ी से सीधा नीचे। पेड़ों के बीच से जो झटका महसूस हुआ, सारी सीट हिल गई। कई खिड़की से बाहर छलांग लगा चुके थे। एक दरवाज़ा खोलकर उस कंडक्टर ने भी छलांग लगा दी। सारे पागल जैसे बचना चाहते थे और मैं खंबे को पकड़े हुए चीखा। मैं ऐसा चीखा कि मेरा सर उस खंबे से टकराया होगा और मेरे होश उड़ गए। लगा था मुझे नीचे गिरेंगे तो मरेंगे। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद बचता कोई नहीं। जब मुझे होश आया था ना, एकदम हड़बड़ी से उठा मैं। मुझे लगा मैं बच गया, कहीं चोट तो लगी होगी, खून निकला होगा, कंधा टांग कुछ टूट गई होगी। और अचानक हॉर्न की आवाज़,
बड़ी तेज हॉर्न की आवाज थी और एकदम भौं चक्का सा मैं हो गया था। हाईवे पर था मैं, हाईवे पर कैसे पहुंच गए? दूर दूर तक कोई बस नहीं थी। बैग नीचे पड़ा हुआ, फटे हुए कपड़े वहां पड़े, मेरे कपड़े भी बहुत फटे हुए, लेकिन जगह पहचानता था मैं। वो बस के सहारे इतना लंबा सफर तय किया था मैंने, लेकिन मैं उसी जगह पर था। अलीगढ़ बाईपास। पीछे वाला वो पेड़ देखकर सन्न सा हो गया था मैं, सन्न। घबराया मैं वहां से आगे की तरफ भागा। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। चलकर वो बाईपास से आगे वाले इलाके में पहुंचा था मैं। एक मोटरसाइकिल वाले से मैंने लिफ्ट ली थी, तब जाकर शहर पहुंचा और शहर में चलकर घर की तरफ आ रहा। हालत पतली। सुबह जब घर पहुंचा, मैंने अपनी बीवी को, अपने पिता को सब कुछ बताया। उन्हें लग रहा कि मैं वहां बेहोश तो नहीं हो गया था। कपड़े दिखाए मैंने जो फटे हुए थे। मैं बेहोश हुआ होता और वो सारा सपना होता तो ऐसे कपड़ों की हालत नहीं होती। कपड़े उसी तरफ से फटे हुए, एक तरफ से छेद, वो जले वाला। मैं इतना घबराया, बीवी को वो सिगरेट वाली पूरी बात बताई कि मैं सिगरेट पीता हूँ। उसने जब सिगरेट दी थी, वो 10 सिगरेट एक ऐसे कंधे पर थोड़ी गिरी, शर्ट थोड़ी जल गई थी। सारे सबूत थे वहां, लेकिन मानने वाला कोई नहीं। जो मेरे साथ हुआ था मैं बयां करता हूं, लेकिन सामने वाला इनकार कर देता है। भूतिया बस, अलीगढ़ का बाईपास, और बस थी दिल्ली से पटना की ओर। क्या मैं गलत बस पर चढ़ गया था? जो टिकट मेरे पास थी, मैंने वो बस के बारे में बाद में पता लगाया, उसका तो रंग ही और था। यानी मैं गलत बस पर चढ़ गया था। लेकिन कोई ऐसी बस भी चलती है, पागलों वाली या भूतों वाली? वो भूतिया बस थी, इसीलिए उनका स्वभाव अलग था। किस्मत थी मेरी, या ये ऐसी ही नियति है कि मैं बच गया और मिला वहीं पर। होश 1 घंटे बाद आया था। समय भी जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा मैं कैसे बीता था। आज तक मैं डरता हूं उस तरफ जाने से। वो इलाका ही कुछ अजीब है, वहां होने वाली घटनाएं ही कुछ अलग होती हैं। किस्से मैंने भी सुने हैं। दिल्ली से पटना की वो बस जो अजीब होती है, मैं दोबारा उसमें चढ़ना नहीं चाहता और आशा करूंगा किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो कि वो गलती से उस बस पर चढ़ जाए, वरना उसके साथ जो होगा हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अजीब हो।